मैं यहाँ 961 दिन से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ जातिगत जनगणना के लिए। सन सोपाने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। अगर पूरे दुनिया के लोग नास्तिक हो जाएं तो पूरे दुनिया से झगड़ा खत्म हो जाए, यह भी किसी दार्शनिक ने कहा है। बीजेपी को खारिज कर दिया है। 2024 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा और यह प्रधानमंत्री जेल जाएगा क्योंकि महाघोटाला अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। बिना क्रांति के शांति नहीं है। मैं सिसोदिया की नहीं, मैं प्रधानमंत्री के सारे कार्यों की सीबीआई की जांच मांग करता हूँ। 24 में पूरे देश में आम चुनाव होना है और माना जा रहा है ये जो चुनाव है संविधान बचाने के लिए चुनाव है। ये जो चुनाव है मंडल और कमंडल की लड़ाई वाला चुनाव है। तय हो जाएगा देश में कमंडल वाले राज करेंगे या फिर देश में अगले 5 सालों तक मंडल वाले राज करेंगे। और हमारे देश में बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जातिगत जनगणना। उस पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। बिहार में जब नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवा रहे थे और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया था और तमाम सामाजिक संगठन, तमाम बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की पार्टियों के लोग लगातार कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तभी पता चलेगा कि हमारे देश में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं और जनरल वाले कितने हैं। और कांशी राम साहब ने जो बातें कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी बहुजनों को उनका हक मिल पाएगा। वैसे आपको पता होगा कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों में से ओबीसी कैटेगरी के लोग कहते हैं कि उनकी आबादी पूरे देश में तकरीबन 55% है। लेकिन मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी क्लेम करते हैं, लेकिन ओबीसी के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और अभी हमारे साथ सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव जी हैं। आप लोग क्यों चाहते हैं, जो ब्राह्मण या जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वे लोग नहीं चाहते कि देश में जातीय जनगणना हो। भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती, नरेंद्र मोदी जबकि खुद ओबीसी हैं। हाँ, बात आप सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके यह साबित किया कि वह इसके पक्ष में, जातिगत जनगणना के पक्ष में वो नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ 961 दिन से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ जातिगत जनगणना के लिए और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन्होंने कहा था सन सोपाने बाधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग की आबादी 100 में 60 है, हमको 60% आरक्षण ओबीसी को चाहिए। मैं लड़ाई वही लड़ रहा हूँ, जातिगत जनगणना की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मैं समानता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समानता के लिए। और जो धर्मनिरपेक्ष की बात है, मैं धर्मनिरपेक्ष के तहत लड़ रहा हूँ। जातिगत जनगणना यह बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक कोई है तो वह ओबीसी के लोग हैं। और इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 66 में पार्लियामेंट में, उसमें फर्रुखाबाद से सांसद थे, उन्होंने कहा था कि ओबीसी की जो है जातिगत जनगणना 60% आएगी और उतना हमको आरक्षण चाहिए। वही लड़ाई लेकर के सशक्त समाजवादी पार्टी 20 दिसंबर 2020 से उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से यह सत्याग्रह चालू हुआ है। नागमलपुर गांव सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से, जहां पे मैंने 700 दिन एक जगह बैठ करके भूखा सत्याग्रह करके मैंने लड़ाई लड़ी है। मैंने देश को बताया है कि हमारी आबादी जितनी है उतना हमको हक दो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारी मांग है। मैं वही लेके यहाँ पे जंतर मंतर में बैठा हूँ। लोग जानना चाहते हैं, आज सुबह सुबह आपने किस देवता की पूजा की थी? ऐसा है, देखिए कौन किस देवता की पूजा करता है और कौन कहाँ प्रार्थना कर रहा है, कौन कहाँ अर्ज कर रहा है, यह लोगों के व्यक्ति की बात है। आप किस देवता को ज़्यादा मानते हैं? आज सुबह सुबह आपने किसकी पूजा की थी? सुनिए, देखिए, जो देश के लोग हैं हम इनकी पूजा करते हैं। जो देश के लोग हैं, अमन चैन के लिए
मैं इनकी पूजा करता हूं कि इन लोगों को जो बताना है वो अब सरकार जो मोड़ रही है, तोड़ रही है, इनको असली जगह पहुंचाने के लिए मैं यहाँ भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ, उन्हीं को बताने के लिए। जो आपका समाज है अभी भी वो मनुवाद से घिरा हुआ है, वो जाता घंटा बजाता खुश हो जाता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी अपने को संतुष्टि के लिए किसी भी रास्ते को अपना सकता है, लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म पर प्रहार करे और उसको रोकने की कोशिश करे और हिंसा का रूप ले, तो यह सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त नहीं देता है। हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर रहेगा, और सेकुलर की जो परिभाषा है इन प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और देश के बड़े बड़े पद में बैठे लोगों को सेकुलर की डिफिनीशन को समझना होगा। वो अभी नहीं समझ रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा। और जिसकी जितनी संख्या है, ओबीसी की संख्या है, ये हमेशा ओबीसी ही रहेगा, क्योंकि ओबीसी मतदान के जो है वो संख्या की बात की जाती है मतदान में, और जो ओबीसी है सबसे ज़्यादा संख्या में है, ओबीसी हमेशा आगे सत्ता में बनेगा। यादव जी क्या करेंगे आप ओबीसी की गणना करवा करके, जातीय जनगणना करवा करके? भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया है, बोलिए जय जय श्री राम, जाइए वहाँ पर घंटा बजाइए। सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना, संविधान में कहा गया है ना कि कौन कहाँ उपासना करता है, कौन कहाँ प्रार्थना करता है, कौन कहाँ अर्ज कर रहा है, यह व्यक्ति विशेष के ऊपर है। इसे समुदाय से न जोड़ा जाए और संविधान जो कहता है उसको फॉलो किया जाए। एक व्यक्ति, एक माय डियर नवीन जी, मैं कह रहा हूँ कि सुनिए, जो यह संविधान कहता है उसके तहत देश को चलना होगा। कोई इसमें अवरोध उत्पन्न करेगा तो उसे संविधान के दायरे से बाहर किया जाएगा, क्योंकि संविधान इजाज़त नहीं देता किसी के कार्य में, किसी भी धर्म उपासना प्रार्थना अर्ज में व्यवधान डालने की इजाज़त नहीं देता। और एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है, एक एक व्यक्ति धार्मिक है, एक व्यक्ति स्वयं धर्म है और स्वयं धार्मिक है। इसे समुदाय से, मेजॉरिटी से, मास से न जोड़ा जाए, क्योंकि पूरे दुनिया में कितने धर्म हैं। किसी ने कहा है कि अगर पूरे दुनिया के लोग नास्तिक हो जाएं तो पूरे दुनिया से झगड़ा खत्म हो जाए, यह भी किसी दार्शनिक ने कहा है, आप लोग खोज लीजिएगा। लेकिन एक बात बताइए, जो आप चाहते हैं, राम मंदिर बन रहा है, ज़्यादा काम पूरा भी हो गया है, दिक्कत क्या है? जातिगत जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं आप लोग? सुनिए मेरी बात, जाइए मंदिर में, वहाँ के पुजारी बनिए, महंत बनिए, मंदिर के मालिक बनिए, जो दान पेटी होता है उसका चाबी हासिल कीजिए। पत्रकार महोदय जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम भदोही जिले में, जिला मुख्यालय ज्ञानपुर, उत्तर प्रदेश के, मैंने कहा था कि आरक्षण मुझे 60% चाहिए। सरकार भाई क्यों चाहिए? आपने आरक्षण पर किया है, आप जाइए ना मंदिर में। मैं तो मंदिर भेज रहा हूँ, बीजेपी ने ही काम किया है। आपने बात सुनेंगे मैं क्या कर रहा हूँ? आप हमारे बात पूरा नहीं होने दिए। मैं क्या कर रहा हूँ, बोलिए आप। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सुनिए पहले आप। मैंने भदोही जिले में, उत्तर प्रदेश में यह कहा था कि पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण चाहिए। और आरक्षण कहाँ कहाँ, सुनिए पहले आप। सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र, मठ मंदिर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सब जगह आरक्षण चाहिए। मैंने ये मांग किया हुआ है, क्योंकि मांग जो है यह रिजर्वेशन का है और फायदे का है। जो लोग मंदिर बनाए हैं, जो लोग मठ बनाए हैं, वो वहाँ पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, वो फायदे की बात कर रहे हैं। इसलिए फायदे का जहाँ भी जगह होगा वहाँ रिजर्वेशन होगा। बैजनाथ यादव जंतर मंतर से यही मांग कर रहे हैं कि जहाँ पे लाभ के जगह हो और जिस भी धर्म के लोग जो हों, जहाँ पे लाभ की जगह हो, उनको वहाँ पे रिजर्वेशन हो, क्योंकि वो लाभ से वंचित नहीं किए जा सकते। ये हमारी मांग है, मैं मांग किया हूँ उसकी। उनको भी आरक्षण दीजिए। बोलिए, गटर में वे लोग उतरे, गटर में क्यों नहीं उतरते हैं? आपकी बिरादरी के लोग, दलित वाल्मीकि ही नाले की सफाई क्यों करता है? सुनिए, देखिए, काम जो है
यह कौन चॉइस करता है उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। आप समुदाय से मत जोड़िए। आज तो बता दीजिए, पूरे भारत में आजादी के 76 साल होने जा रहे हैं, आप 2 यादव के नाम बता दीजिए जो अहीर किसी मंदिर का महंत बना हो, किसी अहीर के पास जो दान पेटी चाबी हो, बताइए। आज मैं मांग कर रहा हूं, तो आप समझना चाहिए पत्रकार महोदय जी, आज मैं मांग कर रहा हूं कि 60% रिजर्वेशन और कहां होना चाहिए। मैंने अब आपको बताया ना, तो दूध बेचिए, भैंस पालिए, बकरी चराइए, भेड़ चराइए, उसमें खुश रहिए उसी में। मैं जो संवैधानिक बात कर रहा हूँ पत्रकार महोदय जी पास, उस पर सुनिए पहले आप, ठीक है। काम संवैधानिक बात करें, बीजेपी नहीं मान रही है। सरकार तो कह रही है कि सुबह सुबह बल्टा निकालिए घर से और जाइए बेचिए दूध। बीजेपी संविधान के दायरे में काम नहीं कर रही है। 2024 में भारत की जनता ही सिरे से खारिज कर चुकी है। महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, हिंसा को लेकर के, अव्यवस्था को लेकर के, असमानता को लेकर के बीजेपी को खारिज कर दिया है। 2024 में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा और यह प्रधानमंत्री जेल जाएगा, क्योंकि महाघोटाला अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी कट्टर ईमानदार, महाईमानदार प्रधानमंत्री हैं। वह जांच का विषय है। आपके पास जांच का निष्कर्ष कैसे भेज रहे मोदी जी को आप? मैं कह रहा हूं कि जब घोटाले की जांच होगी, दोषी पाया जाएगा तो जेल भेजा जाएगा। कौन सा घोटाला कर दिया बताइए? देश में 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सभी जिलों में नहीं थे, प्रदेश में नहीं थे, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं थे। आज देश के सभी जिलों में कार्यालय हो गए। वो पैसे कहां से आए, ये सीबीआई की मैं जांच की मांग करता हूं। और जो भी राफेल घोटाला, जो राफेल खरीदा गया, राफेल में घोटाला हुआ, जो भी देश विदेश से जो भी जो है रक्षा सौदे हुए, सब में घोटाला हुआ है, सबकी मैं सीबीआई की जांच करता हूं। ये महा घोटालों की सरकार है, सबसे देश के इतिहास गवाह है। इतिहास में सबसे बड़ा जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं, आप करते रहिए, और ये संविधान कानून आपको हक और अधिकार देता है। लेकिन एक बात बताइए कि 2014 में मोदी जी आए, 23 चल रहा है, 9 साल से ज़्यादा हो गया, उनका शासनकाल चल रहा है। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी हुई, जेल भेजे गए? और मैं आपको बताऊंगा अपोजिशन कितने नेता हैं जो जेल भेजे गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह जो है बदले की भावना से काम करती है, इसका इतिहास है, ठीक है ना। बदले की भावना से काम कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये वही कर रही है। तो यह अपने लोगों को यही ब्रिजभूषण के लिए महिला पहलवान जिन्होंने विश्व में नाम रोशन किया, उन्होंने कहा कि जो है यहाँ हम लोग मांग करते हैं कि इसे जेल भेजा जाए, क्योंकि यह सेक्सुअल हरेसमेंट और इन्होंने हम लोगों को अपमानित किया है। तो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, क्यों उसको रेगुलर बेल दी गई? यह मैं यहाँ से मांग किया हूँ। यहाँ विनेश फोगाट जी के साथ में था, यहाँ पे साक्षी मलिक के साथ था, साथ दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको टॉपिक बात करता हूँ। ये हरा जो रंग है, ये कहा जाता है मुसलमान इसे यूज करते हैं, और ये जो लाल रंग है तो खतरे की घंटी है। सुनिए, है ये बिना क्रांति के शांति नहीं है। पत्रकार महोदय जी पर सुन लीजिए, ये 25% क्रांति है और 75% हरित शांति है। ये सशक्त समाजवादी पार्टी, जो ये फ्लैग है, जो झंडा है सशक्त समाजवादी पार्टी का, जो टोपी है, यही देश का भविष्य है। पत्रकार महोदय जी सुन लीजिए, बिना क्रांति के शांति नहीं, और आपको क्रांति करनी पड़ेगी, क्योंकि शांति तभी आएगी। ये शांति का प्रतीक है और ये जो लाल है ये क्रांति का प्रतीक है। मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं 961 दिन से मैं क्रांति कर रहा हूँ, भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। मैं यहाँ से मांग करता हूँ कि जातिगत जनगणना हो, लोगों के समुचित अधिकार मिले, और जो संविधान के तहत लोगों को हक अधिकार मिले, मैं उसकी यहाँ से मांग करता हूँ। बाबा साहब को जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 14 मानते भी है। हमारे फोटो अब ये हमारा आप देखिए, यहाँ पे 9 अगस्त को मेरा कार्यक्रम था, मैंने उसमें लिखा था कि देश का अगला प्रधानमंत्री बैजनाथ यादव, मैंने लिखा है यहाँ बैनर पे। क्या अगले पीएम? मैं लिखा हुआ हूँ, मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ है। इंडिया ध्यान दे बैजनाथ यादव के ऊपर कि भूखा सत्याग्रह क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है और क्या मांग कर रहा है। फायदे के लिए कर रहा है, फायदे के लिए कर रहा है। देश में कौन अपने फायदे के लिए कर रहा है, आप उसको सामने ला दो। आप 961 दिन से जो भूखा सत्याग्रह कर रहा हो, जो गवर्नमेंट के रिगार्ड में हो, आप उसको सामने ला दो। तो मैं कहूँ कि हाँ, उसको सामने ला दो। बीजेपी कह रही नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, और जिस दिन उनकी माता का दुखद निधन होता है उस दिन भी जो है कि नरेंद्र मोदी काम करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं वंदे भारत को। सामाजिक कार्य में
प्रमुखता सामाजिक कार्य को दिया जाता है और वहाँ पर्सनल कार्य के लिए कोई वहाँ नहीं खड़ा होता है। पहले पत्रकार महोदय सुन लीजिए, अगर देश का जहाँ कार्य है वहाँ उसको समय देने के लिए वहाँ जनता ने चुना है, वहाँ उसको समय देना है। और वह जो घर की बात है या वहाँ भी जाने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पे उसका ज़्यादा दायित्व है उसको वहाँ रहना पड़ेगा। घर भी जा सकता है वो। आप इस- क्यों इसमें कोई रोक नहीं है। सर सुनिए, आप आरक्षण क्यों लेना चाहते हैं? आरक्षण इसलिए लेना चाहते हैं कि आरक्षण जो अव्यवस्था है, जो असमानता है, उसकी समानता के लिए मैं आरक्षण की मांग कर रहा हूं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज ओबीसी को पिछड़ा वर्ग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो पिछड़ा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि उसमें समानता लाने के लिए जितनी उसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं यहाँ पे भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ कि समानता के लिए मांग कर रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार कराने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं वहाँ पे मांग कर रहा हूँ। जब ओबीसी समाज के लोग नौकरी करेंगे, यादव, कुर्मी, बनिया सब नौकरी करेगा, तो एक बात, धर्म की रक्षा कौन करेगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जात से कार्य को मत जोड़ो और वर्ग से किसी धर्म से मत जोड़ो। ये व्यक्तिगत लड़ाई है। जो विदेश जाकर पढ़ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है इंजीनियर होने के लिए, डॉक्टर होने के लिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं तुम ट्रेडिशनल ही अपना जो है व्यवसाय करो। इनजस्टिस, यह असंवैधानिक है। यह भारत संविधान में है। रक्षा करेगा कौन है, बताइए मुझे। धर्म की रक्षा वह करेगा जो धर्म धारण किया हुआ है, वह रक्षा करेगा। और यह सामूहिक नहीं है, यह व्यक्ति विशेष के ऊपर है, क्योंकि इसका डिफिनेशन संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। जो धर्म के बारे में न जानते हो, जो धर्म के अंधे लोग हों, जो धर्म के अंधभक्त लोग हों, उनको पूर्ण रूप से संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। क्या मंदिर जाना गुनाह हो गया है? आप मंदिर मस्जिद की बात मैं कर रहा हूँ। मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, आप मंदिर मस्जिद बात कर रहे हैं। नहीं, धर्म की रक्षा मैं करने बोल रहा के हूँ कि लिए क्या दो ही धर्म की हमारे देश में? धर्म की रक्षा करने के लिए मंदिर जाना होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना होगा। और जो माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो नौकरी लेंगे, अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे, धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे सर, तलवार हथियार नहीं उठा पाएंगे। देखिए पत्रकार महोदय जी, विश्व के देशों में आप अग्रणी होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, तो आपको धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। पहले सुन लीजिए, पहले ध्यान सुन लीजिए। धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि संविधान एक धर्म से नहीं है हमारे देश में। इस संविधान ने कहा है कि जो भी धर्म है वह स्वतंत्र हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, और मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए, चर्च जाने के लिए किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी को रोकता है तो उसको रोक देने की जरूरत है, ये संविधान कहता है। चलिए, बाबा साहब ने कहा था कि धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं। व्यक्ति जब नहीं रहेगा तो कौन सा धर्म? जब व्यक्ति नहीं रहेगा कौन सा धर्म? बिना व्यक्ति के धर्म है? ये पशु पक्षी धर्म पालन करेंगे? धर्म व्यक्ति ने किया है, पालन करेगा। नूह में देखा क्या हुआ? जो धर्म पालन किया, धारण किया हुआ है, यह वह जाने ना कि कौन सा धर्म धारण किया है वह। अरे ट्रेन में एक जो है कि कांस्टेबल मार देता है, एसआई को कहता है कि इंडिया में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो योगी मोदी कहना होगा। तुरंत और नूह में क्या हुआ? नूह में आपने देखा, तो उसको जेल भेज देने की जरूरत है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, उसको कभी बाहर नहीं निकलने देना है। जो इस हिसाब से स्टेटमेंट करते हुए नौकरी करके पैसा सैलरी लेकर के और आज जो है वह देश में अमन चैन को खराब कर रहा है ना, ऐसे को जेल भेजने की जरूरत है। और वह कैसे वह नौकरी बना हुआ है, उसको तुरंत जेल भेजने की जरूरत है। गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन नूह में आपने देखा, अब लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को सामने लाओ, तलवार थमाओ, धर्म की रक्षा करना है। देखिए, जब तक जीडीपी क्या है आप बताइए? जीडीपी क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, समझाइए लोगों को। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जीडीपी यह ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। ठीक है, जब आपके यहाँ उत्पादन नहीं होगा, आप प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे, उसके आधार पर जीडीपी बनता है। तो
तो हमको जीडीपी टॉप पर रखने की जरूरत है पूरी दुनिया में कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितना इंपोर्ट पे हम बैन लगा सकते हैं। कार्य करने की वहाँ ज़रूरत है और किसी को भटकाने की और भरमाने की और कार्य से विमुख करने की और असंवैधानिक कार्य करने की कोई संविधान इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये हमको जीडीपी से देश मजबूत होता है और जीडीपी ये प्रोडक्ट है जो जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जब हम वहीं से कमज़ोर होंगे तो हम क्या धर्म को, मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, गुरुद्वारे चर्च को लेकर के हम विकसित कंट्री कहलाएंगे? कहाँ से हम कहलवाएंगे? आप हवा में कहलवाएंगे विकसित? आपको जीडीपी मजबूत करना होगा, वह जन जन की जरूरत है। मोदी जी तो कर रहे हैं जीडीपी को मजबूत। मोदी जी और निर्मला जी लगातार ये लोग जीडीपी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सिर्फ अपनी जीडीपी सही कर रहा है, मोदी जी अपनी जीडीपी सही कर रहा है। वो ये प्रधानमंत्री तानाशाह प्रधानमंत्री और सिर्फ अपनी जीडीपी सही कर रहा है। प्रधान सेवक है मोदी जी। ये प्रधानमंत्री जो है ना, ये प्रधान भ्रष्टाचारी है, प्रधान भ्रष्टाचारी, प्रधान तानाशाह है, ये प्रधान तानाशाह है। कहाँ घोटाला कर दिया बताइए? अरे 5 किलो राशन मिल रहा है और क्या चाहिए? जांच का विषय है, जांच का विषय है। 5 किलो राशन नमक मिल रहा है। आप लोग जांच का विषय है, इसे सीबीआई की जांच की मांग कीजिए। आप लोग अपने चरण से मांग कीजिए। आप लोग सीबीआई जब क्लीन चिट दे देगी कहे आप ही लोग कहेंगे कि वो तो तोता है सीबीआई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था। सीबीआई न्याय का भी एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। आई बिलीव इट। ठीक है, सुनिए पहले मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं। पहले सुनिए, मैं कहाँ से आप बात कर रहे हैं, फिर कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अभी आप प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया बता रहे हैं। जब आप करें सीबीआई भरोसा है और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है, तो सिसोदिया जेल भेजे गए और बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री हैं। मैं शिवराज सिंह की बात कर दूं, मैं हेमंत शर्मा की बात कर दूं, कई गंभीर आरोप लगे। मैं सिसोदिया की नहीं, मैं प्रधानमंत्री के सारे कार्यों की सीबीआई की जांच करता मांग करता हूँ। भरोसा सीबीआई, मैं प्रधानमंत्री भरोसा पे है। या तो घोटालेबाज हैं। सुनिए सुनिए, जो सबसे टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मैं उससे मांग करता हूँ। और ज्वाइंट जब भी जेपीसी की मांग हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? 200 सांसद यहाँ से मार्च पास करके विजय चौक जा रहे हैं और ये तानाशाह प्रधानमंत्री वह उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश में, जिस पार्लियामेंट में विपक्ष को नहीं सुना जाएगा, वो कंप्लीट तानाशाह है। 24 में आएगा मोदी ही। निष्पक्ष हो सकता है, सीबीआई तो पालतू है उनका, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। 24 में आएगा मोदी ही। 24 में इंडिया 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 समर्थन दे दिया आपने। मैं यहाँ बैठा हूँ, घोटालेबाज सारे घोटालेबाज इंडिया में है। इंडिया का आह्वान कर रहा हूँ, इंडिया आ जाओ जंतर मंतर। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव भूखा सत्याग्रह कर रहे हैं। आ जाओ इंडिया और बैजनाथ यादव सत्याग्रही को प्रधानमंत्री बनाओ। देश में अमन चैन होगा और लोगों को सुरक्षा मिलेगी, संरक्षा मिलेगी, संवैधानिक होगा देश, लोगों को अवसर मिलेगा। ऐसा होगा। आप बहुत गहरी नींद में हैं। हाँ। और आप सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कुछ भी ऐसा है। अगर मैं सपने में हूँ, हाँ। शायद आप नहीं होंगे। आप तो जाग रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप माइक लेके बैठे हैं, दो लोग गवाह हैं। मैं सपने में हूँ, नहीं आप सपने में हैं। एक साक्षात्कार हो रहा है यहाँ। ड्रीम की, ये सपने की बात नहीं की जा रही है। सपने पाल रहे हैं आप, कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर, ना कोई आधार है। सुनिए, मैं यहाँ भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। महात्मा गांधी जी के क्या सर पैर थे? क्या थे महात्मा गांधी जी के? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या बने महात्मा गांधी जी? अरे महात्मा गांधी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऊपर बने और राष्ट्रपिता कहलाए। आप सुनिए पहले, हत्या कर दी। जो सत्याग्रह मैं कर रहा हूँ, इतिहास गवाह है कि भारत में नहीं हुआ। 961 दिन से भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। यूपी के, उत्तर प्रदेश भदोही से रिकॉर्ड है, यहाँ पे जो है पुलिस में रिकॉर्ड है, दिल्ली में। मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरा इंडिया से भूखा सत्याग्रह कर रहा हो मन चैन के लिए, दूसरा कोई लड़ाई लड़ रहा हो, आए ना वो मेरे सामने। मैं इंडिया से आह्वान करता हूँ ना, आओ डिबेट करो ना, मैं उसको समर्थन देता हूँ, मैं उसको अवसर देता हूँ ना। आप आओ उसके लेकर उसको। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में नहीं, इट इज डिबेट। डिबेट से होता क्या है? डिबेट है। डिबेट से होता क्या है? यह डिबेट है जो आप कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं इससे क्या होता है? अब आप जानिए इससे क्या होता है। मैं सिर्फ आपको सुनना चाह रहा था, हमारे तमाम व्यूअर्स सुनना चाह रहे थे आपको कि आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपने कहा कास्ट संविधान का पालन हो, लोगों को अवसर हो और धर्मनिरपेक्ष का पूर्ण रूप से पालन हो, अमन चैन हो। संविधान लागू नहीं अभी।
संविधान कंप्लायंस होना चाहिए, कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। यही नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, कौन आया यहाँ पे? विपक्ष आया नहीं। इसकी महत्ता जितनी होनी चाहिए थी उतनी नए पार्लियामेंट की महत्ता ये प्रधानमंत्री स्वयं घटा दिया। राष्ट्रपति को नया राष्ट्रपति को नहीं इन्वाइट किया। लेकिन नया ट्रेंड चला है कि अपोजिशन जब बोले उसके माइक को म्यूट कर दिया जाए। पहले राहुल गांधी का माइक को म्यूट किया गया, उसके बाद राज्यसभा के जो अपोजिशन लीडर हैं खड़गे साहब के माइक मेंबर को म्यूट करके तुम वहां नंगा नाच करो ना। पार्लियामेंट को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना दिया गया है। आप सोचो वहां पे, आप सोचो वहां पे, राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा। आप सोचो वहां पे पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करना चाहिए, तो विपक्ष को डिवाइड करके तुम मोनोपोली नहीं है तो क्या है, दूसरा कुछ है क्या? सही है। बिल्कुल अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बैजनाथ यादव जी से हमने बातचीत किया, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बैजनाथ यादव जी सही रास्ते पर जा रहे हैं या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।